ये एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हमें वो जानकारियां मिलेंगी जिन्हें अगर मिस कर दिया तो फ्यूचर में आने वाली स्टोरी को समझने में परेशानी हो सकती है। ऑफ कोर्स इसका मेन फोकस होगा शाओ क्लैन के वो एंसेस्टर शाओ जुआन। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, मतलब कि प्रेस कर दो। पिछले एपिसोड में जियान को उस थर्ड एल्डर वू चेन के 10 अटैक्स को झेलना था, क्योंकि इन 10 एक्सचेंजेस को इंड्योर करने के बाद ही जियान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मिलेगी। जब फाइट शुरू होती है तो वू चेन शुरुआत से जियान में काफी हैवी हमले करने शुरू कर देता है। जियान समझ जाता है कि अगर इस बुड्ढे को इसकी औकात नहीं दिखाई तो फिर उसकी गाड़ी तो काफी डामाडोल दिख रही है। जियान करता है अपने 1500 IQ का इस्तेमाल। वो जमीन की धूल उड़ा के यूज कर लेता है अपना 3000 लाइटिंग बॉडी का इल्यूजनरी अवतार। जब वू चेन उस अवतार पे हमला करके उसे पकड़ लेता है तो उसे लग रहा होता है कि वो फाइट जीत चुका है। तभी जियान पीछे से बोलता है सरप्राइज, मतलब वो यूज करता है अपना एंग्री विद द फायर लोटस। ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 फ्लेम वाले फायर लोटस की बात कर रहे हैं। शुरुआत में तो वू चेन पूरा हिल गया था, लेकिन वो भी कम रूथलेस नहीं होता। वो भी अपनी सबसे पावरफुल अटैक को यूज करता है। जो ये दोनों अटैक्स एक दूसरे में कोलाइड हुए थे तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयानक एनर्जी का तूफान बन गया था। टैंक जियान समझ जाते कि अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली में कियोस फैल जाएगी, जिसके बाद हमने देखी थी एक एलीट दोजन की पावर। वो स्पेस को चीर के इतने खतरनाक एनर्जी के तूफान को तुरंत ही गायब कर देते हैं। साथ ही वो जियान की विक्ट्री को भी अनाउंस करते हैं। एपिसोड भी इसके आगे से शुरू होता है। जब टैंक जियान की आवाज जियान के कानों में जाती है तो फाइनली उसका दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ था। एक खुशी का एक्सप्रेशन जिसे हाइड करना बहुत डिफिकल्ट था वो उसके फेस पे रिवील होता है। जियान टैंक जियान की तरफ हाथ कप करके बोलता है वैली चीफ टैंक, आपका बहुत धन्यवाद। टैंक जियान भी अपने हाथों को वेव करके बोलते हैं तुमने बस अपनी एबिलिटी पर रिलाई किया है, इस बार मैं तुम्हारी बहुत कम मदद कर पाया हूँ। टैंक जियान क्लियरली समझते हैं कि वो इस बार जियान की कुछ हेल्प नहीं कर पाए। उनके होते हुए भी जियान के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। जियान स्माइल करके कहता है वैली चीफ, आप कैसी बात कर रहे हो, अगर आप नहीं होते तो फिर टेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता था। टैंक जियान का जियान को काफी अच्छा इंप्रेशन होता है। टैंक जियान एक अनफेदेबल स्टैंड को पोजेस करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई घमंड दिखाई नहीं देता। अगर विंड लाइटनिंग पवेलियन के लेजेंड से इन्हें कंपेयर किया जाए तो ये काफी अप्रोचेबल है। टैंक जियान भी हल्के से स्माइल करते हैं। वो इस बात पे और आर्ग्यूमेंट नहीं करते, जिसके बाद उनका ध्यान जाता है सेकंड एल्डर पे। वो एक इंडिफरेंट आवाज में बोलते हैं सेकंड एल्डर, जियान ने इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर दिया है, क्या इसके रिगार्डिंग तुम्हें और कुछ कहना है। ये सुन के वो सेकंड एल्डर काफी बेटर फील कर रहा था, मतलब कड़वाहट। वो एक साई करके बोलता है क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से जियान ने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो फिर मैं इसमें और इंटरव्यू नहीं करूंगा। ये मैटर वैली चीफ आपके हवाले है। जब सेकंड एल्डर और ज्यादा मुसीबतें खड़ी नहीं करता तो टैंक जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा सा वार्म हुआ था। वो सभी को ऑर्डर देते हुए बोलते अब आप सबको लौट जाना चाहिए। टैंक जियान के इस कमांड को सुन के बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स फटाक से विड्रॉ करते हैं। उनकी आंखें जियान के शरीर से भी हट जाती हैं। वो सब एक दूसरे से बात करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। कहीं जाते हुए डिसाइपल्स मुड़ मुड़ के जियान को देखते हैं। जियान की आज की परफॉर्मेंस ने उन्हें बड़ा शॉक दिया है। वो चंद खाली ग्राउंड पे खड़ा हुआ होता है। अभी उसके एक्सप्रेशन थोड़े वॉलेटाइल थे। एक मोमेंट के बाद अपनी स्लीव्स को वेव करके जियान को एक बार विशियसली देखता है, लेकिन अब उसके पास करने को कुछ रह नहीं गया था। जब चारों तरफ से कोई और ऑब्जेक्शन नहीं करता, टैंक जियान की नजरें दोबारा पहुंचती हैं जियान के ऊपर। वो स्माइल करके जियान से बोलते हैं तो मुझे फॉलो करो। ये कहने के बाद ही वो वैली के डीप रीजन में जाने लगे थे। टैंक हूवर भी पीछे से फॉलो करती है। पीछे खड़ा जियान थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन उसे भी फाइनली आगे जाना पड़ता है। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप सीक्रेट टेक्निक है। टैंक हूवर ये जियान को बताते हुए बोलती है इस वजह से 2 टेक्निक्स के हॉल में स्टोर किया गया है। जियान भी टैंक हूवर को देख के स्माइल के साथ नोट करता है। जब टैंक हूवर देखती है कि जियान और कुछ नहीं बोलना चाहता तो वो थोड़ी इम्पेशेंट हो जाती है। वो कहती है जियान, तुमने वो फायर लोटस वाली टेक्निक यूज करी थी, आखिर उसका ग्रेड क्या है। उसकी बिल्ली ऐसी क्यूरियोसिटी छिप नहीं रही थी। जब टैंक हूवर जियान से ये वाला क्वेश्चन पूछती है तो टैंक जियान जो कि आगे जा रहे होते हैं वो भी अपने कान खड़े करके इसे सुनने लगते हैं। जियान स्माइल करता है। वो रिप्लाई करते हुए कहता है उस फायर लोटस को मैंने हेवली फ्लेम से क्रिएट किया है, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफी सही है, लेकिन इस चीज को यूज करने में बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। एंग्री विद द लोटस जियान का एक ट्रम्प कार्ड था। एक समय पर जब जियान का दिमाग घूम गया था तब वो आओ देखता है नताओ और हेवली फ्लेम को मर्ज करके इसे क्रिएट कर देता है। इसे इतनी सालों तक परफेक्ट करने के बाद एंग्री विद द लोटस काफी खतरनाक हो गया था। और तो और भले जियान के पास काफी 2 टेक्निक्स हो, लेकिन जियान के लिए हमेशा यही काम आता था। स्पेशली इस वजह से जियान आउटसाइडर को इसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता था। हालांकि जियान की आंखों में टैंक हूवर और टैंक जियान का अच्छा इंप्रेशन था, लेकिन एंग्री विद द लोटस के कई इम्प्लीकेशंस हैं, जिस वजह से इसकी डिटेल्स को रिवील करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। भले जियान के रिप्लाई को सुनकर टैंक हूवर थोड़ी डिससैटिस्फाइड फील कर रही हो, लेकिन वो भी मूर्ख नहीं थी। इमीडिएटली वो और क्वेश्चन पूछना बंद कर देती है। वो एक क्यूट सी हंसी के साथ इस टॉपिक को चेंज कर देती है। जर्नी के दौरान जियान और टैंक हूवर के बीच में लगातार चैटिंग होती रहती है। इस वजह से ये रास्ता काफी छोटा हो गया था। जब सामने चल रहे टैंक जियान अचानक से रुक जाते हैं तो जियान का ध्यान भी आगे की तरफ चला जाता है। इस समय उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग पर 3 बड़े बड़े वर्ड्स दिखाई देते हैं जो थे 2 टेक्निक हॉल। टैंक हूवर जियान को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है ये हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का 2 टेक्निक हॉल है, लोग यहाँ पे नॉर्मली एंटर नहीं कर सकते। ये सुन के जियान अपने हेड को टिल्ट करता है। बिना किसी के नोटिस किए उसकी आंखें इस पूरे फॉरेस्ट को देखती हैं। वो हल्के से सेंस कर पा रहा था कि इस जगह का ऑरा काफी अच्छे से कंसील किया जा रहा है। क्लियरली ये 2 टेक्निक हॉल के गार्ड्स होंगे। टैंक जियान की तरफ वेव करके आगे बढ़ जाते हैं। इस इनॉर्मस हॉल में एंटर करने के साथ साथ वो जियान से कहते हैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप 2 टेक्निक है, इस वजह से यहाँ पे आके
ही उसकी इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया जा सकता है। जियान लगातार टैंग जियान को फॉलो करता है। जब जियान का ग्रुप 2 टेक्निक हॉल के सामने जाकर रुका था तो आसमान से 3 फिगर नीचे आते हैं। टैंग जियान अपने हाथ को वेव करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तीनों एल्डर्स प्लीज 2 टेक्निक हॉल को ओपन कर दीजिए। जब ये बात वो तीनों एल्डर्स सुनते हैं तो उन तीनों की नजरें जाती है जियान के ऊपर, जिसके बाद उनके हाथ कई मिस्टीरियस हैंडसीज को बनाना शुरू कर देते हैं। उनके हाथों में से कई फायर रेड ग्लोव्स बाहर आते हैं, जिसके बाद वो जाके समा जाते हैं उन गेट्स में। जैसे उन बंद दरवाजों में रेड ग्लोव समा जाते हैं, हमें कई एनर्जी की रिपल्स क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। कुछ ही देर में क्रिकिंग साउंड के साथ ये बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते हुए देख टैंग जियान सबसे आगे जाते हैं। उनके पीछे पीछे टैंग हुआर और जियान थे। जैसे ये लोग हॉल में एंटर करते हैं, आसपास की सराउंडिंग्स काफी डिम हो गई थी। उनकी आंखों में रो आफ्टर रो शेल्फ्स दिखाई देते हैं। अब न शेल्फ्स बोल लो या छोटी छोटी अलमारियां, ये लकड़ी से बनी हुई थी और इनके ऊपर रखे होते हैं कई सारे स्क्रोल्स। लेकिन इस जगह पर टैंग जियान लंबे समय तक नहीं रुकते, वो चढ़ने लगे थे स्टेयर्स पे। इस हॉल में 3 फ्लोर्स थे। जब जियान की टोली तीसरे फ्लोर पे पहुंचती है तभी जाके उनके पैर स्टॉप होते हैं। 2 टेक्निक हॉल का जो 3rd फ्लोर था उसका साइज कुछ खास बड़ा नहीं था, देखने में काफी खाली खाली सा लगता है। इस फ्लोर के जो चारों कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से एक डेंस ग्लो एमिट हो रहा था। इन ग्लोस के आउटसाइड का स्पेस डिस्टॉर्टेड होता है। क्लियरली जो भी चीजें यहाँ पे रखी हुई है उनके ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्शन लगाई हुई है। टैंग जियान जियान को रिमाइंड करते हुए बोलते हैं यहाँ पे रखी चीजों को ऐसे ही मत छूना वरना बाद में परेशानी हो सकती है। ये कहने के बाद वो चले गए थे हॉल के मिडिल में। उस जगह पे एक लाल रंग का ग्लो फ्लोट कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पे प्रेस करते हैं वो लाइट गायब हो जाती है। फाइनली किसी के सर के जितना बड़ा एक लाल रंग का क्रिस्टल रिवील हुआ था। ये क्रिस्टल बॉल हवा में सस्पेंडेड होती है। इसका रंग एकदम लाल था। एक बार देखने में ऐसा लगता है कि इस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस सीज भरी हुई है, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस बहुत ही मिस्टीरियस लग रही थी। टैंग जियान बोलते हैं ये मेरी बर्निंग फ्लेम वैली का इनहेरिटेंस क्रिस्टल है। इसमें सिर्फ स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन नहीं है, बल्कि मेरे बर्निंग फ्लेम वैली जितने चीफ्स रहे उनकी की गई इंप्रूवमेंट्स की जानकारी भी इनमें शामिल है। जैसे ये बात जियान सुनता है उसकी आंखों में हीटेड एक्सप्रेशन आता है। उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओरिजिनली जियान ने सोचा था कि टैंग जियान जियान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के कंप्लीट स्क्रॉल देंगे। उसने नहीं सोचा था कि टैंग जियान उसे इस इनहेरिटेंस को भी ऑब्टेन करने का मौका देंगे। ऐसा करने से सिर्फ जियान इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को पूरी तरीके से नहीं समझेगा, बल्कि इस टेक्निक को जितने पुराने लोगों ने यूज किया है उनका एक्सपीरियंस भी जियान जान पाएगा। फ्यूचर में वो इन एबिलिटीज पे रिलाई करते हुए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। जियान एक गहरी सांस लेके अपने दोनों हाथ कप करता है। वो टैंग जियान की तरफ देख के एक सोलम आवाज में कहता है थैंक यू वेरी मच। टैंग जियान अपने हाथ को वेव करते हुए बोलते हैं तुमने हुआर की लाइफ को सेव किया है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा रिवॉर्ड समझ लो। आफ्टर ऑल मेरे पास बस एक यही बच्ची है। वो कहते हैं ठीक है, तुम अपनी सोल को इसके अंदर प्लेस करो। ऐसा करने से तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का सबसे ज्यादा कंप्लीट वर्जन ऑब्टेन कर पाओगे। लेकिन ये मेरी बर्निंग फ्लेम वैली का फॉरबिडन ग्राउंड है, मैं यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। ऑफ कोर्स इस चीज को लेकर जियान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये 2 टेक्निक हॉल बर्निंग फ्लेम वैली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंग जियान की वजह से जियान यहाँ पे एंटर कर पाया है, ये उसके लिए एक बड़ा फेवर है। फाइनली अपना मन बना के जियान आगे बढ़ता है। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने दोनों हाथ उस क्रिस्टल पे लगा दिए थे, जिसके बाद उसकी आंखें हो जाती हैं बंद। जियान की आईब्रोज से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, जिसके बाद वो एंटर कर जाती है उस क्रिस्टल बॉल में। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने जैसे इसमें एंटर किया था, अचानक से उसका शरीर कांप जाता है। उसके सर में एक रंबलिंग एक्सप्लोजन सुनाई देता है। किसी सैलाब की तरह उसके दिमाग में लगातार इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि जियान को एक मोमेंट के लिए तो चक्कर आने लगे थे। लेकिन जियान जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने इस क्रिस्टल बॉल में एंटर कर लिया है, उसे ये नहीं पता था कि जैसे ही उसने इस बॉल को टच किया, इसमें से एक बहुत ही ब्राइट लाइट बाहर आई थी। इस ग्लो की इंटेंसिटी इतनी खतरनाक थी कि पूरा 3rd फ्लोर ही फायर रेड हो जाता है। टैंग हुआर और टैंग जियान जो कि जियान के साइड में खड़े थे, इस सीन को विटनेस करके स्टन्ड हो जाते हैं। एक मोमेंट के बाद एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों ने एक एक गहरी सांस ली थी। ये सो कॉल्ड इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल एक ऐसे टेस्टिंग इफेक्ट को भी पोजेस करती थी जब इस सीक्रेट टेक्निक ट्रांसफर हो रही होती है। इस टेक्निक को रिसीव करने वाला इंसान इस टेक्निक को जितनी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, क्रिस्टल बॉल उतनी ही ग्लो करेगी। जब टैंग हुआर ने इसे ऑब्टेन किया था तो उसकी वजह से भी ये ग्लो बाहर आया था, लेकिन जो ग्लो जियान ने क्रिएट किया था उसके सामने टैंग हुआर का ग्लो चाय कम पानी है। टैंग हुआर को इस समय तक स्टंड रहने के बाद रिकवर होती है। वो कहती है तभी मैं कहूँ। वो याद करती है कि जियान ने उसे बताया था ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उसके लिए बहुत सूटेबल है। तब उसने ये सोचा था कि जियान फालतू में बकवास कर रहा है, लेकिन इस सीन को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उसके लिए टेलर मेड है। टैंग जियान की आंखों का भी वो सरप्राइज वाला लुक डिसअपीयर होता है। उनके चेहरे पे एक रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन आता है। वो कहते हैं अगर ये लड़का मेरी बर्निंग फ्लेम वैली का डिसाइपल होता तो हमारी वैली ने बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर जैसे एक और शॉकिंग इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर दिया होता। जब टैंग जियान खुद से ये बड़बड़ा रहे होते हैं, टैंग हुआर के कानों में भी ये बात चली जाती है। वो एक स्टार्टर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर। टैंग हुआर के चेहरे पे इस अनसर्टन एक्सप्रेशन को देख के टैंग जियान स्माइल करते हैं। वो एक बार जियान को देखते हैं जो कि क्रिस्टल बॉल की किसी दूसरी दुनिया में ही जा चुका है। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को पीछे करके ऊपर की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में एक रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन आया था। वो कहते हैं बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के फाउंडर थे, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया। कई लोग स्पीक एक्सपर्ट के बारे में भूल चुके हैं, जिसकी पावर के सामने कभी ये पूरा कॉन्टिनेंट कांपता था। ये सुन के टैंग हुआर की आंखें चमकने लगती हैं। उसके लिए भी पहली बार था जब उसने सो कॉल्ड बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर के बारे में सुना है। लगता है टाइम कुछ ज्यादा ही पास हो चुका है। टैंग हुआर एक क्यूरियस सवाल
आवाज में पूछती है क्या बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर इतने स्ट्रॉन्ग थे। लगता है इस लेजेंडरी फिगर को लेके उसके दिल में काफी इंटरेस्ट जाग गया है। हमारा ध्यान जाता है टैंग जेन पे। वो कहते हैं उन्हें सिर्फ स्ट्रॉन्ग बोलना सही नहीं होगा। जहाँ तक मुझे पता है पुराने समय में दुकी कॉन्टिनेंट में 5 अल्टीमेट एक्सपर्ट्स थे। ये 5 एक्सपर्ट्स ही दुकी कॉन्टिनेंट की पीक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते थे। बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर इनमें से एक थे। ये पांचों काफी ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक पावर्स को पोजेस करते थे। मेरी उम्र के हिसाब से उस लेजेंडरी दूधी क्लास से बस एक कदम पीछे थे। उनकी आवाज में एक एडमिनेशन देखी जा सकती है। जब टैंग होवर के कानों में दूधी शब्द जाता है तो उसके चेहरे पे एक शॉक एक्सप्रेशन आ गया था। इस टाइटल को कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नाम ही भयानक प्रेशर को पोजेस करता है। इसके सामने बाकी के चाहे कितने बड़े एक्सपर्ट हो वो अपने आप को चींटी के सामान ही समझ सकते हैं। टैंग होवर पूछती है बाकी के 4 एक्सपर्ट्स कौन थे। ये सुन के टैंग जेन थोड़ा सोचने लगते हैं। काफी देर के बाद वो फाइनली रिप्लाई करते हैं क्योंकि वो बात बहुत पुरानी है। मुझे उन 4 एक्सपर्ट्स के अच्छे से नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इनमें से 3 नाम उन 3 एंशिएंट फैक्शन को बिलोंग करते हैं जो कि है गू क्लैन, हॉल ऑफ सोल और पिल टावर। टैंग होवर एक सरप्राइज्ड आवाज में बोलती है ये तो अभी भी पीक फैक्शंस हैं। इमीडिएटली वो एक स्ट्रेंज आवाज में पूछती है तो फिर वो आखिरी इंसान कौन था और उसके फैक्शन का क्या नाम है। क्या वो फ्लावर सेक्ट या फिर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से था। ये सुन के टैंग जेन अपना सिर हिलाते हैं। वो एक अनसर्टेनिटी से भरी आवाज में बोलते हैं ये फैक्शन आज के सेंट्रल प्लेन्स के किसी भी टॉप फैक्शन में से बिलोंग नहीं करता। फिर भी जैसा कि एंसेस्ट्रल बुक्स में लिखा है मुझे उसका नाम अच्छे से याद है क्योंकि उसकी और हमारे बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर की रिलेशनशिप काफी अच्छी थी। मेरी उम्र के हिसाब से स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को उसने ही क्रिएट किया था। जब ये शब्द टैंग होवर के कानों में जाते तो उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। उसका चेहरा सरप्राइज से भरा हुआ था। क्लियरली वो इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रही। वो कहती है स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को उसने बनाया था। टैंग जेन नोट करके रिप्लाई करते हैं ये सारी जानकारी एंसेस्टर्स किताबों में, क्योंकि ये बुक्स काफी पुरानी है तो फिर क्या सच है और क्या झूठ इसका पर्दाफाश नहीं किया जा सकता। टैंग होवर और भी क्यूरियस हो जाती है। वो कहती है उस अल्टीमेट एक्सपर्ट का नाम क्या था। टैंग जेन अपनी बियर्ड को फॉन्डल करते हैं। थोड़ी और देर तक सोचने के बाद वो बोलते हैं लगता है उनका नाम था शाओजुआन। उन किताबों को पढ़े हुए मुझे कई साल हो गए। मैं उनके नाम को क्लियरली याद नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय बर्निंग फ्लेम वैली उन पीक फैक्शन से कमजोर नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में दोबारा बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर जैसा कोई कैरेक्टर हुआ ही नहीं। इस वजह से हमारी रेपुटेशन हॉल ऑफ सोल जैसे फैक्शन से कमजोर हो गई है। टैंग होवर बोलती है शाओजुआन। अचानक से उसकी आंखें जाती हैं जियान के ऊपर जिसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। वो स्माइल करके बोलती है जियान का सरनेम भी शाओ है, क्या ये एल्डर शाओजुआन से रिलेटेड है। ये सुन के टैंग जेन थोड़े स्टार्टल्ड हो जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो तेजी से हंसने लगे थे। वो कहते हैं किसी गाय के ऊपर जितने बाल होते हैं उससे ज्यादा सरनेम शाओ वाले लोग इस दुनिया में। अगर तुम्हारे हिसाब से बात करी जाए तो ये लोग सभी एल्डर शाओ से रिलेटेड है। ये सुन के टैंग होवर अपनी जीभ बाहर निकाल लेती है। उसने तो ये ऐसे ही बोला था, इसमें उसका कोई सीरियस इंटेंशन नहीं था। टैंग होवर अपने फादर से बोलती है आप जियान को हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर से कंपेयर करके कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो। ये सुन के टैंग जेन की आंखें जाती है जियान की तरफ। वो टैंग होवर से कहते हैं तुम्हें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे एक फीलिंग है कि ये जियान कोई सिंपल इंसान नहीं है। उसके फायर लोटस की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है और तो इसकी उम्र भी 20 के करीब होगी। फिर भी इसकी दुई की ट्रेनिंग और एल्केमी के अचीवमेंट्स यहाँ तक पहुँच गई हैं। इस टैलेंट से तुम भी इन्फीरियर हो। उनकी आवाज में क्लियर रिग्रेट फील किया जा सकता था। ये सुन के टैंग होवर अपना मुंह फुला लेती है। हालांकि वो डिसैटिस्फाइड फील कर रही थी, लेकिन सच्चाई को उसने खुद विटनेस किया है। अगर उसके फादर जियान की वुचेन से फाइट के पहले ये बात बोलते तो वो उनसे भी लड़ जाती। लेकिन जैसे टैंग होवर ने जियान के इस फायर लोटस को देखा था उससे समझ में आ गया था कि अगर उसने इस फायर लोटस को फेस किया तो उसकी जान जानी पक्की है। टैंग जेन एक लंबी सी साई करते हैं। वो कहते हैं इतना टैलेंटेड इंसान मेरी बर्निंग फ्लेम वैली से नहीं है, आखिर मैं कैसे रिग्रेट फील न करूं। ये कहने के बाद वो चुपचाप हो गए थे। जैसे वो अपनी स्लीव्स को वेव करते हैं ग्राउंड की डस्ट हट जाती है। फाइनली वो नीचे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गए थे। अब उन्हें इंतजार है जियान के उठने का। उन्हें देख के टैंग होवर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी साइड में बैठ जाती है। इन दोनों को इस तरीके से बैठे हुए एक दिन पास हो जाता है, लेकिन इस पूरे टाइम के दौरान जियान की बॉडी स्टैच्यू की तरह वहीं बनी रही थी। अगर जियान की ब्रीदिंग कंसिस्टेंट नहीं रहती तो फिर टैंग जेन को भी ऐसा लगने वाला था जैसे इनहेरिटेंस के दौरान जियान के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया। उस फायरी रेड क्रिस्टल बॉल में से लगातार वो ग्लो बाहर आता रहता है। इसने 3rd फ्लोर को इतना चमका दिया था कि यहाँ पे एकदम दिन जैसा माहौल लग रहा था। जियान अपने हाथ को उस क्रिस्टल बॉल पे मेंटेन करता रहता है, लेकिन इस मोमेंट में उसकी स्किन हल्की सी लाल हो गई थी। जब उसकी बॉडी से रेड ग्लो एमिट होता है तो ये सीन बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था। स्टैचू जैसे जियान को देखते हुए टैंग होवर अपनी चीक्स को सपोर्ट करके बोलती है आखिर ये अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया। मेरे इनहेरिटेंस के टाइम में तो 1 ही घंटा लगा था। टैंग जेन एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं तुम्हारे इनहेरिटेंस के टाइम पे तुम कुछ ज्यादा लेजी थी। तुमने एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जियान उस पूरी इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। टैंग होवर अपनी जीभ बाहर निकाल के हंस के बोलती है जितनी इन्फॉर्मेशन को मैंने ऑब्जर्व किया है मैं पहले उसे अच्छे से डाइजेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और इन्फॉर्मेशन को तो बाद में भी ऑब्जर्व कर पाऊंगी। ये देख के टैंग जेन अपना सिर हिलाने लगते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारा टैलेंट भी बहुत शानदार है। अगर तुम थोड़ी सी सीरियस रहती हो तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली की फ्यूचर वैली चीफ की पोजीशन डेफिनेटली तुम्हें ही बिलोंग करेगी। और तो और जैसे ही तुम्हारी स्ट्रेंथ सफिशिएंट हो जाती है वो बकवास करने वाले बुड्ढे भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। इससे पहले टैंग जेन कुछ और कंटिन्यू करते टैंग होवर हाँ बोल देती है। ये देख के टैंग जेन और भी हेल्पलेस हो जाते हैं। इससे पहले वो अपने सिर को हिला पाते उनका एक्सप्रेशन चेंज होता है। उनका ध्यान जाता है उस क्रिस्टल की तरफ जिसका रेड ग्लो एकदम डिसअपियर हो गया था। अभी जियान की पूरी बॉडी रेड ग्लो से कवर थी। एक मोमेंट के बाद उसकी दोनों आंखें ट्रेम्बल होकर
खुल जाती है। ये देख के टेंजियन तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं तुम बाहर आ गए। जियान की बॉडी उसी स्पॉट पे खड़ी रहती है। ऐसा लग रहा था वो अपने दिमाग की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये चीज कुछ और मोमेंट्स के लिए चलती है, जिसके बाद उसकी बॉडी अचानक से कांपने लगी थी। उसकी डल आंखों में एक लाइफ फोर्स आती है। वो फटाक से टैंग जियान की तरफ देख के नोट करता है। जियान फटाक से हाथों को कप करके कहता है वैली चीफ टैंग, इस गिफ्ट के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जियान जानता था कि इस इनहेरिटेंस की वजह से उसे बहुत फायदा हुआ है, और तो ऐसी बात नहीं थी कि टैंग जियान का पहले से जियान के साथ कोई रिलेशनशिप हो। फिर भी जो टैंग जियान ने जियान के लिए किया है वो इस थैंक यू के वर्दी थे। जियान के थैंक्स के सामने टैंग जियान अपने हाथ को रैंडमली वेव कर देते हैं। वो स्माइल के साथ बोलते हैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का पूरा इनहेरिटेंस तुम्हारे दिमाग में होगा, है ना। जियान मुस्कान की चमकान देते हुए नोट करता है। जैसे उसके माइंड में एक थॉट फ्लैश होता है, वो मिस्टीरियस ट्रेडिंग मेथड अपीयर हुआ था। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन था। इसमें सिर्फ फर्स्ट चेंज नहीं था बल्कि सेकंड और थर्ड चेंज भी था। जियान के दिल में एक एक्साइटमेंट फैल जाता है। वो कहते हैं फाइनली मैंने इसे ऑब्टेन कर लिया, क्योंकि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों चेंजेस अब उसके हाथों में आ गए तो उसकी स्ट्रेंथ एकदम राइज करने वाली है। साइड में खड़े टैंग जियान को रिमाइंड करते हुए बोलते हैं भले स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करके तुम अपनी स्ट्रेंथ को कुछ समय के लिए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर पाओ, बट जो एनर्जी तुम ऑब्टेन करोगे वो बहुत ही वाइल्ड और वॉलेंट होगी। इसे तुम्हें काफी ध्यान से कंट्रोल करना होगा। जियान नोट करता है। ऑफ कोर्स ये चीज उसे ऑलरेडी पता थी, क्योंकि वो इतने सालों से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का पहला चेंज प्रैक्टिस करता आ रहा है। जो एनर्जी से क्रिएट होती थी जियान अब ऑलरेडी उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। टैंग जियान स्माइल के साथ कहते हैं क्योंकि तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की इनहेरिटेंस मिल चुकी है, तो चलो हम इस हॉल से पहले बाहर जाते हैं। ये कहने के साथ ही वो हॉल से बाहर आने लगते हैं। उनके पीछे थे टैंग हुअर और जियान। अभी जियान के दिल में खुशी भरी हुई थी। बाहर आने के बाद जियान एक गहरी सांस लेता है। वो फटाक से अपने हाथ कप करके टैंग जियान से बोलता है वेली चीफ टैंग, मैंने पहले से ही आपको काफी टाइम तक डिस्टर्ब किया है, तो मैं आज यहाँ से जाना चाहूंगा। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे ढूंढ सकते हो, क्योंकि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ऑलरेडी उसके हाथों में, तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली में रहने का और कोई रीजन उसके पास था नहीं। टैंग जियान चाहते थे कि जियान यहाँ पे ही रहे, लेकिन जब जियान ये कहता है तो वो भी काफी हेल्पलेस थे। वो कहते हैं क्या तुम जा रहे हो। वो एक डीप ब्रेथ को इनहेल करने के बाद बोलते हैं आई थिंक तुम्हें भी कुछ जरूरी काम करने होंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज लीक नहीं होना चाहिए। जियान स्माइल करके बोलता है वैली चीफ टैंग, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जियान कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सिचुएशन को ना समझता हो। ये सुन के टैंग जियान भी स्माइल करते हैं। वो जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें फ्यूचर में टाइम मिले तो तुम हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में एज अ गेस्ट आ सकते हो। जब तक मैं टैंग जियान बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ रहता हूँ, तुम जियान मेरी बर्निंग फ्लेम वैली के वीआईपी रहोगे। टैंग जियान की अच्छी इंटेंशन से भरी बातें सुन के जियान और भी खुश हो जाता है। हम इन दोनों को एक दूसरे की तरफ हाथ कप करते हुए कहते हैं, जिसके बाद इनके फिगर्स आसमान में जाते हैं और वो चले गए थे बर्निंग फ्लेम वैली के एग्जिट की तरफ। बर्निंग फ्लेम वैली से बाहर आने के बाद जियान पॉज नहीं होता। उसकी डेस्टिनेशन होती है टियानवांग सिटी। उसकी जर्नी के दौरान वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को भी अच्छे से ऑब्जर्व करता है। आखिर ये बर्निंग फ्लेम वैली की पीक लेवल की सीक्रेट टेक्निक थी, लेकिन ये सीक्रेट टेक्निक इतनी यूनिक थी कि लोगों के लिए इसके क्लास को जज करना काफी डिफिकल्ट था। आफ्टर ऑल कुछ लोगों के हाथों में टेक्निक बिल्कुल यूजलेस होती है, लेकिन ये उन लोगों के हाथों में जिनके पास ऑलरेडी खतरनाक हेवली फ्लेम्स है, इसकी पावर से डी क्लास हाई लेवल तक जा सकती थी। अच्छी बात है कि जियान सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्योंकि उसके पास ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और वो बोन चिलिंग फ्लेम थी। जियान इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की पीक पावर को अनलीश कर सकता था। जैसा कि टैंग हुअर ने बोला था, इस तरीके की टेक्निक जियान के लिए एकदम टेलर मेड है। जब तीनों टाइप की हेवली फ्लेम एक साथ एरप्ट होगी तो फिर उससे डेफिनेटली जियान की स्ट्रेंथ काफी टेरिफाइंग लेवल पे जाने वाली है। जियान एस्टिमेट करता है कि अगर उसने इस टेक्निक को पूरी तरीके से अनलीश किया तो वो ओल्ड डेमन फेटिया और उस वोचन क्लास के लोगों से ही फाइट कर पाएगा। सिर्फ 10 एक्सचेंजेस के बाद जियान की जो हालत हुई थी वहाँ पे जियान की ऐसी मेजरेबल कंडीशन नहीं होगी। तभी जियान के चेहरे पे एक डीप थॉट वाला एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है लेकिन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की पूरे अनलीश होने पे जो एनर्जी इरप्ट होगी वो एक्सट्रीमली वाइल्ड और वायलेंट होने वाली है। स्पेशली जब तीनों चेंजेस को यूज किया जाएगा तब इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि वो वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी किस लेवल पे जाने वाली है। भले ही मेरी अभी की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इसे इंड्योर करने के लिए परेशानी होगी। आफ्टर ऑल जियान की बॉडी की फ्लेम्स कोई ऑर्डिनरी नहीं थी, बल्कि ये सभी हेवली फ्लेम्स थी, जो कि फ्लेम्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का एक यूज जो कि 3 हेवली फ्लेम पर रिलाई करता है, उससे इवन बर्निंग फ्लेम वैली जैसे फैक्शन ने भी अचीव नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें अगर 3 तरह की हेवली फ्लेम मिल भी जाती है तो फिर बिना फ्लेम मंत्र जैसे मिस्टीरियस चीफ मेथड के आखिर कौन उन तीनों फ्लेम्स को अपनी बॉडी के अंदर प्लेस करेगा। जियान एक सॉफ्ट साई के बाद बोलता है अगर मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों चेंजेस को पूरी तरीके से मास्टर कर भी लेता हूँ तब भी मैं इन्हें आसानी से यूज नहीं कर पाऊंगा, वरना ये मेरी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होंगे। जो कहावत है कि हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, यहाँ जियान के लिए बात बिल्कुल फिक्स बैठ रही थी। खैर कोई बात नहीं, अभी जियान के पास और भी ट्रम्प कार्ड्स हैं, जिसमें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ऐड हो गई है। जब भी वो फ्यूचर में किसी से फाइट करेगा तो ये टेक्निक उन्हें एक बड़ा शॉक देने वाली है। ये सभी बातें सोच के जियान रिकवर होता है। उसकी आंखें दूर तक देखती हैं। सामने एक बड़ी सी सिटी की आउटलाइन अपीयर हो रही थी। जियान खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है क्या लूचिंग ने लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली होगी। उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी बहुत ट्रबलसम है। आफ्टर ऑल इस तरीके की पॉइजन बॉडी की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ गलत नहीं हुआ होगा। ये कहने के बाद जियान अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। वो एक लाइट फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर उस सिटी की तरफ चला गया था। टियानहोंग सिटी के ऊपर आने के बाद जियान उसके वेस्टर्न
साइड में लैंड करता है। ल्यूक लैन की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके वो उसी रास्ते पे जाने लगा था। 10 मिनट के बाद वो ल्यूक लैन के मैनर के सामने अपीयर होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता 10-12 गार्ड्स उसकी तरफ आने लगते हैं। वो सभी एक रिस्पेक्टफुल आवाज में पूछते हैं कि आप मिस्टर यानशा हो। इस सीन को देख के जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था। ऑफ कोर्स उसे ये पता नहीं होता कि टियांगहोंग सिटी में उसकी वजह से एक अप्रोर क्रिएट हो गया है। सभी को पता लग गया था कि ल्यूक लैन के पास एक ऐसा एल्केमिस्ट है जो टियर 7 में पहुंच चुका है। करेन के इस बिहेवियर को देख के जियान थोड़ा सरप्राइज फील करता है, पर फिर भी वो नॉड कर देता है। जियान को नॉड करते हुए देख उन गार्ड्स की आंखों का रिस्पेक्ट और भी डेंस हो जाता है। उनका लीडर फटाक से एक बंदे को बोलता है जिससे वो जियान के बारे में ल्यूचिंग को इन्फॉर्म कर सके। वहीं वो पर्सनली जियान को अंदर वेलकम कर रहा था। जियान को मैनर में एंटर करे हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तभी उसे ल्यूचिंग, लिनियन और बाकी के सभी लोग आते हुए दिखाई देते हैं। सबसे आगे आ रहा ल्यूचिंग बोलता है तो फाइनली वापस आ गए। मुझे डर था कि कहीं बर्निंग फ्लेम वैली में तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। एक बार जियान की कंडीशन को ऑब्जर्व करने के बाद वो थोड़ा रिलीफ फील करता है। जियान स्माइल करता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस मैंने बर्निंग फ्लेम वैली की एक मेडिसिन पिल को रिफाइन करने में हेल्प करी थी। ल्यूचिंग हंस के बोलता है अच्छी बात है कि तुम सही हो। करेंटली हमारा ल्यूक लैन तुम्हारी वजह से काफी लाइवली हो गया है। जियान कहता है क्यों? ल्यूचिंग एक एनवियस फेस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है अभी बहुत सारे फैक्शंस को मालूम पड़ गया है कि मेरे ल्यूक लैन के पास टियर 7 का एल्केमिस्ट है। इस वजह से वो यहाँ पे लगातार तुमसे अच्छे रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तुम हो एक यंग एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर। सच में एल्केमिस्ट सबसे पॉपुलर ऑक्यूपेशन है। तभी लिनियन कहता है सच में कई लोग आए हैं, इनमें से कुछ पावरफुल फैक्शंस भी हैं। ये सब जानना चाहते हैं क्या तुम उनके ऑनरेबल एल्डर बनोगे? जियान स्माइल के साथ अपना सिर हिलाता है। वो कहता है मुझे ऑनरी एल्डर बनने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही जगह पर रुक के लाइफ टाइम पिल्स को रिफाइन नहीं करना चाहता। ये सुन के ल्यूचिंग नोट करके बोलता है हाँ मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, इस वजह से मैंने कोई ना कोई बहाने बनाकर रिजेक्ट कर दिया है। अगर इस मैटर को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो वो तुमसे दुश्मनी भी मान सकते हैं। जियान स्माइल करता है। फाइनली समय आ गया है कि मेन टॉपिक के बारे में कन्वर्सेशन करी जाए। जियान कहता है तुम्हें क्या उस मैटर के बारे में कोई जानकारी मिली जिसके बारे में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था? जब ये शब्द ल्यूचिंग के कानों में जाते हैं तो उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। वो जियान को एक स्टोन पवेलियन में लेके आता है। जब सभी लोग बैठ जाते हैं तो ल्यूचिंग फाइनली कहता है कि मेरे पास एक न्यूज है। ये सुन के जियान की आंखें फोकस्ड हो जाती हैं। ल्यूचिंग कहता है जिस सिंगलैन के बारे में तुमने मुझे बताया था वो पिलरियन के यी क्लैन की मेंबर है और तो उसका पूरा नाम होगा यी शिनलैन। जियान कहता है यी क्लैन। वो टेबल पे अपनी फिंगर से टैप टैप करके बोलता है अच्छा तो यी क्लैन की स्ट्रेंथ कैसी है? ल्यूचिंग कहता है काफी स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट हमारा ल्यू क्लैन उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स क्योंकि पिल टावर के एल्डर सीट को ऑब्टेन कर पाते हैं तो फिर इतने ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हैं? ल्यूचिंग आगे बोलता है पिल रीजन हर तरीके के लोगों से भरा हुआ है। कॉन्टिनेंट की जो भयानक से फैक्शंस हैं उनके भी कई ब्रांचेस वहाँ पे सिचुएटेड है, लेकिन पिल टावर से 5 बड़े बड़े क्लैंस रिलेटेड है। यी क्लैन उनमें से एक है, बट जो अभी का यी क्लैन है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। इस वजह से ये 5 लार्ज क्लैंस में से सबसे वीक हो चुका है। 2 साल पहले उनकी पिल टावर की एल्डर सीट भी चली गई थी। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहती है तो वो उन 5 क्लैंस में से सबसे वीक ही बने रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद कोई फैक्शन उन्हें रिप्लेस कर ले। इस बात को समझ के जियान अपने हेड को टिल्ट करता है। वो मनी मन में कहता है तभी मैं कहूँ कि शिनलैन जियान अकेडमी क्यों आई? उनकी सिचुएशन ऑलरेडी खराब हो चुकी है। जियान पूछता है पिल टावर के एल्डर सीट को वापस लेने के लिए आखिर किन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होगा? क्योंकि जियान ने ऑलरेडी शिनलैन को प्रॉमिस किया है तो फिर उसे इस मैटर पे काफी फोकस करना होगा। वो अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ना चाहता था। ल्यूचिंग हंस के कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से कंडीशंस काफी हार्श होंगी। आफ्टर ऑल यहाँ पे बात हो रही है पिल टावर की। अगर कोई उसमें एंटर भी करना चाहता है तब भी उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। ये सुन के जियान नोट करता है। खैर क्योंकि ये मैटर को ज्यादा अर्जेंट नहीं था तो इसे बाद में भी स्लोली डिस्कस किया जा सकता है। जियान फटाक से टॉपिक को चेंज करके पूछता है क्या तुम्हें लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में कोई न्यूज मिली? ये सुन के ल्यूचिंग थोड़ा हेजिटेट करने लगता है। फाइनली वो रिप्लाई करता है क्या तुम जिस लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हो वो वोफल पॉइजन बॉडी को प्रोसेस करती है? ये सुन के जियान का हार्ट टाइट हो जाता है। वो नोट करके एक डीप आवाज में कहता है आखिर हुआ क्या है? ल्यूचिंग कहता है मैंने पिल रीजन में इस चीज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कई लोगों को डिस्पैच किया। अभी वहाँ पे एक मामला काफी तेजी से फैल रहा है और ये मैटर रिलेटेड है उस लिटिल फेई डॉक्टर से जिसके पास वो लेजेंडरी वोफल पॉइजन बॉडी है। वोफल पॉइजन बॉडी ऐसा स्ट्रेंज कॉन्स्टिट्यूशन जिससे अच्छे को डर लगता था वो सेंट्रल पेंस में पहले भी अपीयर हो चुका है। ये सभी बिना किसी एक्सेप्शन के डिजास्टर का कारण बने हैं। ओरिजिनली सबको लग रहा होता है कि इस तरीके का पॉइजन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटर्मिनेट हो चुका है। अनएक्सपेक्टेडली फिर से अपीयर होता है। जब ल्यूचिंग इसके बारे में बात कर रहा होता है तो उसके चेहरे पे एक फियर वाला एक्सप्रेशन फ्लैश हो रहा था। जियान एक सॉफ्ट आवाज में पूछते हैं आखिर वो अभी कहाँ पे है? परहैप्स लिटिल फेई डॉक्टर के बैकग्राउंड और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जियान को उसकी हमेशा चिंता लगी रहती थी और तो पिछले कई सालों से जियान को फॉलो करती आई है। चाहे जियान ने कितने बड़े डेंजर्स को फेस किया हो, शाओशियान ने कभी उसे अबेंडन नहीं किया। वो जियान को ऑलरेडी एक ऐसे फ्रेंड के रूप में ट्रीट करती थी जिसके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। सिमिलरली जियान भी ये सब समझता था। इस वजह से वो लगातार ऐसे मेथड्स को ढूंढता रहता है जिससे शाओशियान की वोफल पॉइजन बॉडी का कुछ इलाज हो सके। अगर उसके साथ अभी कुछ हो जाता है तो फिर जियान डेफिनेटली इंटरवीन करने वाला है। ल्यूचिंग जब जियान के एक्सप्रेशंस को देखता है तो वो कुछ समझ गया था। वो कहता है मैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में सर्टेन नहीं हूँ, लेकिन पिल रीजन के बहुत सारे फैक्शंस उसके बारे में लगातार सर्च कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वोफल पॉइजन बॉडी किस तरीके का डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। इमीडिएटली वो थोड़ा सोचने के बाद बोलता है और इन सभी लोगों में आइस रिवर वैली का नाम सबसे ऊपर है। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहता है आइस रिवर वैली। ये सुन के ल्यूचिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया था। वो एक सोलम आवाज में कहता है जहाँ तक मुझे पता है ये आइस रिवर वैली हमेशा
शायद से स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्टेड रहे हैं। पर ऐसे लिटिल फेट डॉक्टर के बारे में इसलिए सर्च कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी वोफल पर्सन बॉडी में इंटरेस्टेड है। आगे एक्सप्लेन करता है लिनियन। वो एक डीप आवाज में कहता है और तो जो हमें लेटेस्ट जानकारी मिली है इसके हिसाब से लिटिल फेट डॉक्टर ने हाल फिलहाल आइस रिवर वैली के कई एक्सपर्ट से ग्लोव्स एक्सचेंज करे हैं। हालांकि वो वहाँ से सक्सेसफुली भाग पाई है लेकिन उसका शरीर काफी बैडली इंजर्ड हो गया था, वरना वो इतने लंबे समय के लिए डिसअपियर नहीं होती। जियान नोट करता है। अभी उसका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली ग्लूमी हो गया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जब ये दोनों दूर हुए तो फिर लिटिल फेट डॉक्टर के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करके बोलता है आइस रिवर वैली। उसकी आंखों में एक डार्क और रूथलेस किलिंग इंटेंट फ्लैश हुआ था। अगर लिटिल फेट डॉक्टर को कुछ भी हो जाता है तो फिर जियान आइस रिवर वैली को खून से धो देगा। अब खैर वो देखने के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। हम अपने एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जियान लिटिल फेट डॉक्टर को ढूंढने के लिए रवाना होगा। अब तो यहाँ पे भी काफी सिचुएशन खतरनाक होने वाली है। जियान किस तरीके से आइस रिवर वैली के बीच में हाहाकार मचाएगा उसके बारे में सोच के तो मेरे अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। खैर अब आइस रिवर वैली नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्शन से जियान पंगे लेने वाला है जहाँ पे फाइटिंग सीन्स की कभी कमी नहीं आने वाली। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि पिल टावर का कंपटीशन कब शुरू होगा तो अभी उससे पहले जियान की 4-5 फाइट्स बची हुई हैं। और हाँ, जियान एक बार जूनर से मिलने ही वाला है। वो एपिसोड तो बहुत शानदार होगा। चलो कैसे क्या होगा ये तो हमें आने वाली स्टोरी बताएगी।